हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ट्रिपल सी प्लस के अंदर डिजिटल फाइनेंस के टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हर बार पूछे गए हर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर अप करने की कोशिश की है। तो ट्रिपल सी प्लस के अंदर हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो अपना होने वाला है वो होने वाला है CBDC का पूर्ण रूप क्या है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि CBDC है क्या। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे और टॉपिक क्लियर समझ में आए। तो सबसे पहले देखिए कि CBDC का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी से क्या मतलब है, आजकल आप जो रुपए यूज़ करते हो, जैसे आपके पास आज पॉकेट में रहता है, सब कुछ रहता है और एक डिजिटल फ़ोन पे पेटीएम्स वगैरह जिस तरीके से यूज़ कर पा रहे हो, जैसे कि आपने देखा होगा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, तो ये बिल्कुल भी अलग है डिजिटल करेंसी से। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आमतौर पर आपके जो रुपये होता है, आपके पास जो पैसा होता है वो डिजिटल प्रतिनिधित्व माना जाता है, डिजिटल रूप से माना जाता है। यही क्या होता है कि यह देश की राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में डिजिटल रूप में इसको संदर्भित किया गया है। तो आइए इसका आंसर जो अपने पास होने वाला है वो होने वाला है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आई होप गाइस ये पूरा समझ में आ गया होगा। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग जिला बन गया है। तो ये आपको बहुत बार पूछा गया है, पिछली बार भी क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुआ था। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे जो पटना, पूर्णिया, मुजफ्फरनगर और जहानाबाद जो दिया गया है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसा दिया गया और जहानाबाद में ऐसा क्या हुआ। तो जैसे राज्य का हर जिला होता है, हर कस्बा वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है, वहाँ पे बैंकिंग सुविधा वगैरह डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप लोग आज भी देख रहे हो कि हर जगह ऑनलाइन काम ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, कंप्यूटर को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो साल 2019 के अंदर क्या हुआ था कि केंद्र सरकार और जो अपनी RBI थी उसने हर राज्य में कम से कम एक जिले को 100% डिजिटल बैंकिंग सेवा वाला बनाने का फैसला किया था। तो इसके तहत उन्होंने क्या किया कि बिहार के अंदर, ये जहानाबाद आता है बिहार के अंदर, तो बिहार के अंदर जहानाबाद जिले का चयन किया गया था। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गया क्यों? क्योंकि जहानाबाद में लगभग जो अकाउंट थे, मतलब कि जो एक्टिव अकाउंट थे वो 99.65% मतलब डिजिटल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता था। इसके तहत उनको जहानाबाद को सिलेक्ट किया गया। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ई चेक सीधे बैंक खाते से किया गया भुगतान है यदि खाता द्वारा समर्पित नहीं है तो क्या? ई चेक करते हैं। ई चेक के लिए जैसे कि ई चेक सीधे बैंक से खाता से किया गया भुगतान होता है। यदि खाता समर्पित नहीं हो तो स्मार्ट कार्ड होगा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों होगा, या फिर डेबिट कार्ड होगा या फिर क्रेडिट कार्ड होगा। तो देखिए आपने देखा होगा कि डेबिट कार्ड आज आप सभी यूज़ करते होंगे एज ए ATM कार्ड के रूप में इसको माना जाता है, जो बैंक कार्ड से बैंक खाते से जुड़ा हुआ होता है। और जब आप डेबिट कार्ड का उपयोग भी करते हो तो आपके पास कैश सीधे बैंक खाते से कट के आ जाती है। तो यही है इसका आंसर जो होने वाला है वो डेबिट कार्ड होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में वाणिज्य बैंकों में हाल ही मैं ई बैंकिंग की पहल की है? ई बैंकिंग में आपको बता दूं, आप लोग आज भी अकाउंट ओपन करने जाते हो तो आपको पता होगा कि आप हर बार कहते हो कि सर नेट बैंकिंग अलाउ करनी है। इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाता है और नेट बैंकिंग को आप एक्टिव करते हो, तो वही ई बैंकिंग अपन कह सकते हैं। ई बैंकिंग के तहत आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको एक एक समझाता हूँ। ई बैंकिंग के तहत आप कई प्रकार के ट्रांजेक्शन कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो RTGS है। RTGS मतलब कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और NEFT जो है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है। तो इन दोनों में क्या है कि पुरानी ई बैंकिंग वगैरह वर्षों से चली आ रही है, मतलब पुराने हैं। RTGS कर दिया तो आपका पेमेंट खाते में डेट दी जाती है जिसके तहत चला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड के अंदर भी क्या होता है कि आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो दोनों बहुत कई वर्षों से चली आ रही है। लेकिन ये मैं बताऊँ तो ये NECS है, जो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। जिसके तहत क्या होता है कि आप जब लेन देन करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, तो उसमें कुछ भी ट्रांजैक्शन निपटाने के लिए कि ये एक प्रकार की प्रणाली है जिसके तहत आमतौर पर व्यक्ति द्वारा ई बैंकिंग के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है वो ई बैंकिंग के लिए नहीं किया जाता है, लेन देन को संशोधित या निपटाने के लिए किया जाता है। और नेट बैंकिंग पर हाल ही में ई बैंकिंग सुविधा, मतलब नेट बैंकिंग ज़्यादा ही व्यक्ति यूज़ कर रहे हैं। तो यही है कि वाणिज्य बैंकों में हाल में ई बैंकिंग पहल है तो नेट बैंकिंग है। ओके, ये इसका आंसर होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, तो प्रथमा बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है? तो प्रथमा बैंक का भारत का पहला ग्रामीण मुख्यालय अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ, ऊपर की ओर चले गए, ये देखिए, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश।
तो प्रथमा बैंक की स्थापना जो हुई थी वो की थी 1975 में, और भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में की गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथमा बैंक की जो स्थापना की थी वो 1975 में की थी, और भारत के पहले क्षेत्रीय बैंक के रूप में इसको की गई थी। और इसका मुख्यालय जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुरादाबाद में स्थित है। कहाँ है? मुरादाबाद के अंदर। बैंक सिंडिकेटेड बैंक द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, और इसका संचालन जो है वो उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जिलों में अभी किया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। आई होप आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। भीम ऐप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया गया था? तो भीम ऐप को 30 दिसंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। ये आपको आना ही चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप गाइज आप भूलोगे नहीं। और भीम भारत का एक क्या है, एक इंटरफेस है जो मनी को क्या करता है, संक्षिप्त करता है। यह मतलब एक यूपीआई की तरह ही काम करता है, जैसे कि आपका पेमेंट ट्रांसफ़र करना वगैरह। तो इसका नाम जो है वो BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था। भीम ऐप BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया था भीम ऐप का, जिसके तहत आप अपने वर्तमान में जैसे लेन देन करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो, तो 10,000 की जो ट्रांजेक्शन है वो सीमा 20,000 की दैनिक सीमा तक इसकी लिमिट है, 10 से 20,000 तक। यह ऐप एक दिन में 20 लेन देन की सीमा लागू करता है, मतलब यह ऐप 20 ट्रांजेक्शन करने की आपको अनुमति देता है। ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ की थी? तो 2008 में की थी। मुख्यालय इसका भीम ऐप का कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है साहब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे अपने क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है तो मैं आपको समझाता हूँ इसके अंदर क्या है। तो चलिए, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में कितने अंक होते हैं? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर में लगभग 7 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 7 अंक होते हैं, जिसकी अपन बोल सकते हैं MMID जिसे बोलते हैं MMID, जिसमें बैंक ग्राहकों को कितने 7 अंकों की संख्या जो मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, IMPS करते हैं, है ना, फंड ट्रांसफ़र जो विधि है, इंटरनेशनल मर्चेंट फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, IMPS किया जाता है, जिसके तहत आप पैसे भेजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यही है। इसके अंदर आइडेंटिफायर कितने अंक के होते हैं? तो 4 अंक के होते हैं। 4 अंक के यूज किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसके अंदर क्या दिया गया है तो मैं आपको बता दूं। आगे प्रश्न अपना जो है वो है, एक अल्फान्यूमेरिक कोड जो विशिष्ट रूप से NEFT प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है। तो बैंक शाखा की पहचान तो आपको पता ही है, IFSC कोड दिए हुए होते हैं। IFSC कोड आप लगाते हो तब आपके बैंक की शाखा ऑटोमेटिक आ जाती है। तो यही IFSC कोड इसके अंदर आंसर होने वाला है। IFSC कोड क्या करता है? एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जिसके तहत एक इलेक्ट्रॉनिक फंड आप जब ट्रांसफ़र करते हो तो भारतीय बैंक द्वारा ये RBI ने पेश किया गया है, और ये जल्दी से जल्दी पैसा ट्रांसफ़र करने में सक्षम होता है, जिसके तहत आपकी बैंक की जानकारी फटाफट से आ जाती है। NEFT एक दिन में कितने बैंकों में काम करती है? NEFT एक दिन में कितने बैंकों में काम करती है? NEFT एक बैंक में लगभग आधा घंटे के आधार पर काम करती है। आधा घंटे के आधार पर, मतलब NEFT जो है वो फंड ट्रांसफ़र है, मैंने आपको बताया था, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जिसे बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ये लगभग भुगतान प्रणाली है, जिसके तहत आप आधे घंटे तक, यानी एक दिन में 48 बेंच लिए जाते हैं। NEFT में आधे घंटे के आधार पर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था NEFT वाला क्वेश्चन। से आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैंकिंग लेन देन के संबंध में NEFT का क्या अर्थ है? NEFT का मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको क्या इसका फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसका आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्रणाली में शामिल है? डिजिटल भुगतान प्रणाली में देखिए RTGS करते हैं, और डिमांड ड्राफ्ट नहीं, NEFT, और यहाँ पे देखिए RTGS लगा सकते हैं और NEFT लगा सकते हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो आंसर जो आपका होने वाला है वो होने वाला है A और C। A के अंदर RTGS और C के अंदर होता है NEFT। ये मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि आप इसके माध्यम से कई प्रकार के भुगतान कर सकते हैं, जैसे बैंक कार्ड के USD कर सकते हैं, है ना, मोबाइल वॉलेट में ले सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं, इंटरफेस यानी मनी भेज सकते हैं। ये सभी काम इसके अंदर होते हैं। वर्तमान में भीम ऐप में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो लगभग ये 20 भाषाओं में उपलब्ध है। वर्तमान में भीम ऐप जो है वो कम से कम 20 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, जिसके अंदर भाषा तो पूरी तो नहीं बताता, लेकिन इतनी ज़रूर पता है अपने को, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़ीसा, कन्नड़, गुजराती, और बंगाली हो सकती है, मारवाड़ी हो सकती है, ठीक है, मणिपुरी हो सकती है। इस तरीके की कई भाषाएं हैं जो जुड़ी हुई है। मैंने बताया भी था कि भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। और भीम ऐप के लेन देन के लिए अधिकतम दैनिक सीमा क्या है? तो लगभग 1 लाख रुपये है अधिकतम सीमा देन रहा है। लगभग 1 लाख रुपये आप इसके अंदर अधिकतम रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
प्रथमा बैंक का भारत का पहला क्षेत्रीय बैंक का मुख्यालय किस स्थिति में है? तो मैंने आपको ये बताया था, आई होप वापस से आ गया। उत्तर प्रदेश के अंदर था। 13 क्वेश्चन है कि छात्र के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? ये बहुत बार प्रश्न आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है कि छात्रों के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस है पावर, वो किस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया है आईसीआईसी बैंक द्वारा किया गया है, जिसके अंदर डिजिटल कैंपस है ये, और यह छात्रों को सहायता के लिए शुरू किया गया है जो भारत और विदेश में उच्च शिक्षा जो प्राप्त करते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है और छात्र यहाँ से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो आई होप गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। थैंक यू सो मच।